हमारे प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जो आज के इस दीक्षारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, शारदा यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री प्रदीप गुप्ता जी, वो चांसलर श्री यतेन गुप्ता जी, इस विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर जयंती जी, यहाँ के रजिस्ट्रार श्री डॉक्टर वानी साहब, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम सारे सम्मानित अतिथिगण, विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यगण और प्यारे बच्चों, देवियों और सज्जनों, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा जयंती जी को कि उन्होंने मुझे आज आप सबके बीच उपस्थित होकर के आपसे कुछ चंद बातें शेयर करने का मुझे मौका दिया दीक्षारंभ कार्यक्रम 2024 के अवसर पर। जब उनका मेरे पास ये अनुरोध आया तो मैं पहले सोचा कि दीक्षारंभ ये क्यों है, शिक्षारंभ क्यों नहीं? क्योंकि मुझे मालूम था कि ये विश्वविद्यालय पहले बार आगरा में शुरू हुआ। इसका अभी ग्रेटर नोएडा में एक विश्वविद्यालय पिछले 15 साल से बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है। ये दूसरा विश्वविद्यालय अपने देश में यहाँ पर शुरू हुआ और इसका दीक्षारंभ होने जा रहा है। जब इसके बारे में मैंने थोड़ी जानकारी की तो शिक्षा तो नॉलेज होता है, स्किलिंग होता है, ज्ञान होता है, आपका कौशल होता है, लेकिन दीक्षा आपका संस्कार होता है। शिक्षा आप बुद्धि से करते हो, अपने मन से करते हो, लेकिन दीक्षा अपने आत्मा से करते हो, आप उसी के साथ रंग बन जाते हो। और इसी को कुछ दूसरे रूप में, जो मैं बात कह रहा हूं, इसी को कुछ रूप में जयंती जी ने भी कहा, यतेन जी ने भी कहा और प्रदीप जी ने भी कहा। तीनों लोगों ने इस चीज को, दीक्षा को किसी न किसी रूप में कहा। क्योंकि अब हमारी शिक्षा नहीं है केवल हमें नॉलेज नहीं अर्जित करना, केवल स्किल नहीं करना, बल्कि नॉलेज के लिए कैसे हम एक बेहतर नॉलेज हासिल करें, जिससे कि हमारी आत्मा, हमारा खुद का अपना चरित्र ऐसा बन जाए, जैसा कि अभी प्रदीप जी बोल रहे थे कि आप असीमित हो जाए, आप में इतनी सारी, चाहे कोई कमियां हो, कमियां दूर होकर के आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। और ये हमारे देश की सनातन की यही ताकत है, दीक्षा है। तो आज आपके दीक्षारंभ में भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने आप को आज से कुछ 46 साल पीछे ले जा रहा हूं। 1978 मेरे एक क्लासमेट यहाँ पे मौजूद है, जी। 1978 हम लोग IIT कानपुर में ऐसे ही पहुंचे थे। IIT कानपुर में जब पहुंचे थे, स्कूल से स्कूल तक तो आपको बहुत सारा, आप दूसरे लोगों के ऊपर आश्रित रहते हैं, बहुत सारा आपको सहारा होता है। लेकिन जब आप एक बार कॉलेज में पहुंचते हैं तो आप अपने बल पर आगे बढ़ने के लिए एक नए जगत में प्रवेश करते हैं। और वहां पे क्या आवश्यक है, तो आपके लिए एक अच्छे संस्कार की आवश्यकता है, जिससे कि आप अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ सकें। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम साहब कहते थे, सपने वो नहीं है जो आप सोने में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो आप ऐसे सपने देखें जो आपको सोने नहीं देते। और इससे बेहतर क्या समय होगा? आप सोचिए, 1978 जब मैं IIT कानपुर में पहुंचा था, उसमें भारत कैसा था, उसमें भारत में क्या आकांक्षाएं थी, भारत क्या करने वाला था। और आज जब हम आपसे बात करें 2024 में,
ये हमारे देश का स्वर्णिम काल है, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये वो काल है जिसको आप अमृत काल कहते हैं, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से कहा कि ये अमृत काल की प्रथम बेला है और इस बेला में हमारा पूरा देश एक लक्ष्य लेकर के पंच प्रण के माध्यम से बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, जिससे जब हम अपने देश की आजादी का 100वीं जयंती मना रहे होंगे 15 अगस्त 2047 को, तो हमारा देश एक विकसित देश होगा, एक डेवलप कंट्री होगा। उन तमाम सारे देशों, हम कितने सालों से बचपन से पढ़ते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, देखते आ रहे थे कि हम एक डेवलपिंग नेशन है, हम विकासशील नेशन, विकासशील नहीं, अब हमारा लक्ष्य एक विकसित भारत का है और जिसका संकल्प लेकर के पूरा देश तेजी से बढ़ रहा है। और ये संकल्प सपना नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जिसको आप सारे लोग महसूस कर रहे हैं। अभी 2 साल हुए, 15 अगस्त 2022 से लेकर अभी 15 अगस्त 2024, 2 साल हुए। और 2 साल के भीतर या उसके पीछे जो 9-10 साल के भीतर जिस प्रकार से हमारे देश का चौमुखी विकास हुआ है, आज पूरी दुनिया इस बात को मानने को तैयार है कि देश हमारा जिस तेजी से बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर पर विकसित भारत का जो संकल्प 2047 का, वो बहुत तेजी से पूरा होने जा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था को आप देख लीजिए, हम अर्थव्यवस्था में कहा दुनिया में 10वें नंबर पर हुआ करते थे, आज हम दुनिया में 5वें नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था है। और वो दिन ज्यादा नहीं है, 2-3 साल के भीतर भीतर हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। देखते देखते हम आज $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुके हैं। 2047 तक तमाम सारे ऐसे अनुमान हैं अर्थशास्त्रियों के, अर्थव्यवस्था की बड़ी बड़ी संस्थाओं के, जो रिसर्च करते हैं, उनकी ऐसे अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था हमारी 32 से 40 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनेगी 2047 में। प्यारे बच्चों, आज आप शुरू करने जा रहे हैं। आप वहां पे, मैं अपने आप को देख रहा हूं, 1978 में जब मैं IIT कानपुर गया था, तो ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। ये रूल है कि जैसा कि वाई के गुप्ता जी ने कहा कि IIT कानपुर हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन शैक्षणिक व्यवस्था देता है, हमें एक नए एस्पिरेशन देता था। ऐसा कुछ होता था कि IIT कानपुर में जाकर के हम सोचते थे कि हम तो दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पहुंचेंगे, हम दुनिया का जो बेस्ट काम करेंगे, इस प्रकार के हमें एस्पिरेशन देता था। लेकिन हम अपने देश के बारे में नहीं सोचते थे। लेकिन आज हर हिंदुस्तानी यह सोचता है कि हम एक विकसित भारत के अंग हो रहे हैं और हमारी व्यवस्था ज्यादा नहीं, कुछ 22-23 साल के भीतर भीतर 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होगी और दुनिया की फिर ये, अभी हम तीसरी होने जा रहे हैं अगले 2-4 साल के भीतर, तो फिर हमको तीसरी से दूसरी अर्थव्यवस्था में आगे भी नंबर 1 भी हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। और ऐसे ही हम हुआ करते थे, ज्यादा पीछे नहीं। आप 1000 साल पीछे जाकर जाइए तो देखिए कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, हम दुनिया का 25% अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान में हुआ करती थी। ये तो 25 साल की गुलामी, 1000 साल की जो गुलामी हमारे पीछे छूटी, जिस गुलामी ने हमको अपने आप को भुला दिया, जिसको मैथीश्वर गुप्ता ने कहा है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए। हम इस प्रकार से अपने आप को भूल गए, हम अपनी उस ताकत को भूल गए, क्योंकि गुलामी ने इतना बड़ा पर्दा हमारे सामने खड़ा कर दिया कि जिसके नाते हमें क्या ताकत थी, होगी जानकारी नहीं। वो ताकत को माननीय प्रधानमंत्री जी ने खोल दिया। आपने देखा कि जब पूरी दुनिया कोविड-19 के उस विभीषिका से पूरी तरह जूझ रही थी, तमाम सारी अर्थव्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो रही थी, चकनाचूर हो रही थी, हमारा देश एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। हमारा देश एक अर्थव्यवस्था में, जब आज भी तमाम सारे देशों के सामने चुनौतियां हैं, अर्थव्यवस्थाएं गिरी पड़ी हुई हैं, आज भी हमारी अर्थव्यवस्था 8 से 8.5% की दर से बढ़ रही है। जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था हमारा देश है। आज जब IMF के डाटा आते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डाटा आते हैं, वर्ल्ड बैंक के डाटा आते हैं, दुनिया का जो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है। उस व्यवस्था के आप अंग हो, ये आप सोचो।
इसलिए आपको वो सपने देखने हैं। और सपने को देखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, 2022 का अगर आप गूगल के ऊपर उपलब्ध है, आप गूगल के ऊपर जाकर के उनका 2022 15 अगस्त के भाषण को सुनिए। उन्होंने कहा था पंच प्रण, वो पंच प्रण हमारे हैं। पहला प्रण कहता, और यही हमारे संस्कार होने चाहिए, हमारा पहला प्रण है विकसित भारत का संकल्प। हमारा देश विकसित होगा और वो भी एक समयबद्ध तरीके से अगले 25 साल में होगा। दूसरा क्या था, गुलामी की मानसिकता से हमें दूर होना है, क्योंकि अब हर चीज के बारे में गुलामी की मानसिकता ने इतना हमें भर दिया था पिछले 1000 साल की गुलामी ने। ये केवल अंग्रेजों की गुलामी नहीं थी, उसके पहले और तमाम सारी गुलामी हमारी थी, जिसने हमको अपने आप को समझ लिया कि हम तो कुछ है ही नहीं। उस गुलामी के मानसिकता से हम हमेशा सोचते थे कि सामने वाला ज्यादा अच्छा है, हम अच्छे नहीं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा कि हमारे देश में 100 स्मार्ट सिटीज बनेंगे, मैं उसमें अपने देश की जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री है, वहां पे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी होता था। हम लोग समझ में नहीं आती थी बात, क्या स्मार्ट सिटी होता, कैसे हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कैसे समझेंगे कि हमारी सिटी स्मार्ट होगी। लेकिन वहां से हमने यात्रा शुरू की और उसके बाद स्मार्ट सिटी का हमने पूरा का पूरा मिशन तैयार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 जून 2015 को उसको लॉन्च किया और इस तेजी के साथ हमारा जो काम हुआ, जिसका उसका फायदा हमारे कोविड के दौरान भी बहुत सारा लोगों को मिला। आज दुनिया के लोग देखने आते हैं कि हिंदुस्तान ने क्या यात्रा की। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से कहा था कि हमारे देश को स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रपिता बापू को हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि उनकी जो हम मनाएंगे 2 अक्टूबर 2019 को उनकी 150वीं जयंती मनाएंगे। उस समय देश को स्वच्छ बना करके लोग मजाक उड़ाते थे, लोग सोचते थे कि कैसे देश स्वच्छ हो पाए। आज आप देखते कि देश कैसे देखते स्वच्छ हो, लोगों के कैसे विचार व्यवहार और उनके काम तरीके में कितना परिवर्तन आ गया। जिसे मैंने जिया है एज अर्बन सेक्रेटरी भारत सरकार के यूनियन अर्बन सेक्रेटरी के रूप में पूरे देश भर के सारे शहरी इलाकों में, और हमने देखा कि ये जो स्वच्छ भारत था, ये केवल स्वच्छ भारत का सफाई बढ़ने वाली नहीं थी, बल्कि इसकी वजह से तमाम एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ गई, तमाम किस्म के इनोवेशन, तमाम किस्म की जो नौकरियां लग गई। कूड़े से कंचन, जो हमारा जो कूड़ा हो, कूड़े से कितनी सारी चीजें आप निकाल सकते हैं, यानी नई नई संभावनाएं खड़ी हो गई। ऐसे में सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि किस प्रकार से हमारा देश पिछले 10-12 साल में जो बदला है, और वो हमारी उस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने की। तीसरा जो प्रण हमारा है कि अपनी विरासत को सम्मान दें। हमारी जो विरासत है, हम कौन थे हम भूल गए। हम उस विरासत को, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो तमाम किस्म की जो विरासत है, उसको हम सम्मान दें। जब हम उसे सम्मान देंगे तब हम उसको उसके जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, उस ताकत को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। चौथी हमारी किस प्रकार से इंक्लूसिव डेवलपमेंट करें, सारे के सारे लोगों को जोड़े, एक यूनिटी के रूप में हम अपने देश को लेकर के जब करें कि हर एक को, मेल हो फीमेल हो, किसी भी जाति धर्म किसी भी रूप में हो, हर कोई को, जो गरीब से गरीब इंसान है उसको भी एक सम्मानजनक जिंदगी जी सके, वो अर्थव्यवस्था का अंग बन सके। आपने देखा कि इतने करोड़ों मकान पूरे देश भर में बन गए, इतने सारे लोगों को बिजली मिल गई, इतने सारे सड़क, इतने सारे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ हो गया, ताकि हर कोई को इंक्लूसिव डेवलपमेंट हर एक को जोड़ सके। और पांचवा है कर्तव्य भावना। हम अपना क्या कर्तव्य हमारा है, ये हमारा संस्कार कि हम कैसे अपने आप को विकसित भारत के साथ जोड़ सके। आप अभी आपकी शिक्षा शुरुआत हो रही है। आपको विकसित भारत में सोचेंगे कि विकसित भारत तो इनका काम है जो मुख्य सचिव है, उनका काम है जो कि प्रदेश के मंत्री हैं, उनका काम है जो कि यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर या प्रो चांसलर है, उनका काम है, हमारे टीचर्स का काम। हम क्या करेंगे, हम तो भी पढ़ रहे हैं। आपका काम है कि जो पढ़ाई कर रहे हो उसको बेस्ट तरीके से करो, ऐसे करो जो कि दुनिया में कोई भी बच्चा अच्छा से अच्छा कर सकता है। आप आज समय है अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करने का, ये समय है इनोवेशन का, ये समय है स्टार्टअप्स का,
ये समय एंटरप्रेन्योरशिप का। आज इस प्रकार से इतनी सारी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटीज को कैसे आप बुला सकते हैं? केवल किताब पढ़ करके रिजल्ट ला देने से, परसेंटेज ला देने से कोई काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। गुप्ता जी ने बताया, आपको प्रदीप जी ने बताया कि आप जब जाते हो, गांव जाते हो, आप कनेक्ट करते हो, कम्युनिटी कनेक्ट करते हो, तो कम्युनिटी कनेक्ट के माध्यम से आप महसूस करोगे कि कैसे लोग रहते हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान में हुआ क्या है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि जब आप उस भाव से जब उसको देखोगे, कम्युनिटी कनेक्ट जाकर के देखना नहीं है कि कैसे वो लोग रह रहे हैं, बल्कि कैसे उनके रहने को और हम बेहतर कर सकते हैं। बच्चे की जो शिक्षा और कैसे हम बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, कैसे उनको जो उनका जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम को और कैसे बेहतर बजट में जो बजट भाषण था माननीय वित्त मंत्री जी का, उसमें उन्होंने एग्री स्टेक की बात की। एग्री स्टेक का मतलब कि जैसे हमारा यूपीआई है, यूपीआई जो हमारा ये फाइनेंशियल सिस्टम का स्टेक है, एग्री स्टेक को जिसके हम एग्रीकल्चर सिस्टम को पूरा डिजिटली कर सकें। आज उत्तर प्रदेश में, उसमें उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव था, हमारा उसमें प्रोग्रेस लगभग 0 था, 0, जो हम कहते हैं कि बिल्कुल नहीं था। और आज मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं, जब मैं वहां से निकला हूं तो आज उत्तर प्रदेश के सारे एग्रीकल्चर जो हमारे प्लॉट है 100% सबका सारा डिजिटल उनका जो होगा जियो रेफरेंसिंग हो चुकी है। आज जो हमारा जो डिजिटल क्रॉप सर्वे होता है उसके बारे में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पहले हमने शुरुआत की थी कुछ जिलों के साथ, आज पूरे 75 जिलों में सारा डिजिटल क्रॉप सर्वे होता है। आज हमारा जो किसान क्रेडिट कार्ड 15 मिनट के भीतर फर्रुखाबाद में हमने जो भारत सरकार ने 2 जिलों को काम दिया पायलट करने के लिए, हमने अपने फर्रुखाबाद में करके दिखा दिया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिसके हम 15 मिनट के भीतर एग्री स्टैक के माध्यम से उनको बना सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। जितने सारे उसके नुकसान एग्रीकल्चर के, इतनी सारी डाटा, डिजिटल डाटा। और आप सोचो कि अगर हर प्लॉट का, जैसे कि हमारा आपका अपना नाम है, हम एक के बारे में सोच सकते हैं कि इनको ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसे हर प्लॉट के बारे में उसकी क्या फर्टिलिटी, उसके प्लॉट की क्या फर्टिलिटी है, उस प्लॉट में क्या बोना चाहिए, कितना फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट, एक चीज हम पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। आज ये उत्तर प्रदेश वहां पे पहुंच चुका है। अभी भी भारत सरकार में इसके बारे में जब ये कैबिनेट हुई थी तो मेरे पास एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का फोन आया, वहां उत्तर प्रदेश की तारीफ की गई, जिस प्रकार का प्रोग्रेस यहाँ पे किया गया। तो ये एक जमीन तैयार हो गई है। अब आप उस जमीन के ऊपर क्या क्या कर सकते हो, अनंत संभावनाएं। जब आप जाओ तो आप जाकर के देखो कि कैसे हम किसान को और समृद्ध कर सकते हैं, कैसे किसान को जो इंफॉर्मेशन और कैसे जोड़ करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। आपने यहाँ पे बात की ड्रोन टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी बात है जयंती जी, मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा। आज हमारे देश में ड्रोन दीदी के बारे में आपने प्रधानमंत्री जी को सुना होगा कितने बार। ड्रोन दीदी जैसे कि आप, एक पायलट होता है जो हवाई जहाज चलाता है, एक ड्राइवर होता है जो कि बस और कार को चलाता है, ड्रोन दीदी ड्रोन को चलाती है। तो आप ड्रोन का मैन्युफैक्चर भी करेंगे, ड्रोन को आप उसको जो है उसको संचालित भी करेंगे, और कैसे संचालित करके बेस्ट रिजल्ट आप ले सकते हैं। ड्रोन के माध्यम से कितनी सारे फायदे हो सकते हैं, आप बहुत सारी संभावनाएं। और ड्रोन ही क्यों, आज जमाना टेक्नोलॉजी का है। आज जमाना जो हमारे नए नए इनोवेशंस का है। टेक्नोलॉजी का जिस प्रकार से हमारे लाइफ में जैसे एंट्री हुई है,
हम आईआईटी कानपुर को होकर के उस समय ये सब कुछ चीजें नहीं हुआ करती थी, बट आज हर जगह इतनी सारी चीजें, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, बिग डाटा हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, हर एक चीजें, और आप अलग अलग चीजों को कैसे व्यवहारिक रूप में, कैसे आप लोगों की जिंदगी को, जो ईज ऑफ लिविंग, लोगों की जिंदगी को आसान कर सकते हो, ये आप अगर सोचोगे तो लगेगा कि हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। आप साथ में पढ़ने के साथ ही साथ नई नई चीजें, और उससे क्या होगा कि आपकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी, आप उन समस्याओं से निकल करके नई चीजें करना चालू करोगे। लेकिन ये सब चीज करने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत आसानी से नहीं होता है। अगर आप केवल कहोगे कि भाई हम केवल पढ़ाई करते रहे और नंबर अपने 95% नंबर हम लाते रहे, उतने से नहीं होता है, बल्कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क करने के लिए बियॉन्ड जो हमारी नॉर्मल रूटीन है, उस नॉर्मल रूटीन के बियॉन्ड जाके सोचना पड़ेगा। और मैं इसके लिए जो संकाय के सदस्य हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप उन बच्चों को प्रेरित करिए। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं जब आ रहा था देखा कि एनसीसी यहाँ पे, मैं खुद एनसीसी का कैडेट रहा, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, सारा कुछ मैंने किया, अंडर ऑफिसर रहा, सीनियर अंडर ऑफिसर रहा, सारा किया। उसमें भी एक बहुत किस्म के संस्कार आते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत साधारण से छोटे से गांव से मैं निकला, पेड़ के नीचे पढ़ना प्रारंभ किया। हमारे स्कूल में केवल एक कक्षा हुआ, कक्षा 5 के लिए कमरा होता था और कक्षा 4 के लिए आधा बरामदा हुआ करता था। वहां से पढ़ना चालू किया, और जब मैं आईआईटी कानपुर गया तो आईआईटी कानपुर के मेरे बनाए हुए कीर्तिमान आज तक किसी ने तोड़ा नहीं है। वहां से मैंने न केवल 10.0 CPI के साथ अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टॉप किया, पूरे बैच में टॉप किया। बैच का बेस्ट बीटेक प्रोजेक्ट यहाँ पे भोएशन को मालूम, बेस्ट बीटेक प्रोजेक्ट मेरा रहा। और वही नहीं, बल्कि आईआईटी का बेस्ट ऑलराउंडर, पूरे बैच का बेस्ट ऑलराउंडर भी मेरा, उसका भी गोल्ड मेडल। और क्यों? क्योंकि मैं लगभग हर चीज में भाग लेता था। लोग सोचते हैं कि केवल पढ़ने वाला लड़का केवल पढ़ता ही रहेगा, और जब केवल पढ़ता रहेगा तो पढ़ते 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 वैसा हो जाता है उसका एक दिमाग, एक उसकी जो पूरा चरित्र विकास होना चाहिए, एक पूरा होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं होता। मैंने कभी ये महसूस नहीं है कि जब मैं खेलता हूँ, चाहे मैं दौड़ने जाता हूँ, मैं पता चला कि मैं कानपुर से लखनऊ दौड़ करके गया, कितनी जगह मैं साइकिल एक्सपेडिशन जाता था, ट्रैकिंग एक्सपेडिशन जाता था, इतनी सारी चीज करता था। बहुत सारे कल्चरल इवेंट कहीं दूसरी जगह हो रहा है, वहां पे जा रहा, पार्टिसिपेट करने जाता, सब कुछ होता था, और साथ में पढ़ाई भी होती थी। जब आप इन सब चीजों को करते हैं तो आपका दिमाग और तेज चलता है। ये बड़े कंफ्यूजन है, लोगों को कहते हैं कि केवल पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अगर केवल पढ़ते रहोगे तो फिर आगे का कुछ विकास नहीं होगा। ऐसा मैंने बहुत सारे लोग जो हमारे साथ पढ़ते थे उनको मैंने देखा है कि उनका कैसे एक अंगी विकास हुआ। अगर आपका बहुअंगी विकास अगर होना है तो आप सारी की सारी चीजें पार्टिसिपेट और देखो कि क्या क्या आपका स्ट्रेंथ है। अगर आपका स्ट्रेंथ है लोगों की भावनाओं को समझने का, आप उसमें आप स्ट्रांग बनो। अगर आपका स्ट्रेंथ है कि आप सिस्टम को समझ करके उससे कुछ कर सकते हो, आप वहां पे बनाने की कुछ कोशिश करो। क्योंकि देश आज आपको जो नई शिक्षा नीति है, जो नई शिक्षा नीति 2020 में यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में आई है, वो आपको एक बहुमुखी विकास का मौका देती है। आपको मौका देती है कि आप केवल अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हो इंजीनियरिंग में, तो केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं बल्कि आप साथ ही साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, सोशियोलॉजी भी पढ़ सकते हो, आप वो भी कोर्सेज कर सकते हो। आप यहाँ भी पढ़ सकते हो, थोड़े समय के लिए आप चाहो ग्रेटर नोएडा वाले कैंपस में भी जाकर पढ़ सकते हो। आप यहाँ भी पढ़ सकते हो, कोई दूसरे यूनिवर्सिटी जो विदेश की यूनिवर्सिटी वहां के साथ अगर इनका MU हो गया तो वहां भी जाकर के 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर करके पढ़ सकते हो। आपको इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी। और जो सबसे बड़ा काम जो अभी जयंती जी ने कहा और हमारी नई शिक्षा नीति में आया, वो इंडियन नॉलेज सिस्टम। मैं दोबारा अपने उस विरासत की तरफ वापस लौटूंगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम हम लोग बिल्कुल भूल गए कि हमारे पास क्या क्या ताकत हुआ करती थी, कितना सारा ज्ञान का भंडार भरा पड़ा हुआ है। दुनिया रिसर्च कर रही है हमारे शास्त्रों के बारे में, हमारे ज्ञान के बारे में, और हम अपने आप को सोचते हैं कि हम तो वो जो हमारा वेस्टर्न नॉलेज है उस नॉलेज से ही हम उस पर संतुष्ट हैं। आज आप देख रहे हो किस प्रकार से हमारा जो इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुष आयुर्वेद में किस प्रकार से जो पूरे देश में कैसा, देश में नहीं पहले पूरी दुनिया में आज किस प्रकार से उनका प्रचार हुआ।
अगर आप देखो कि आज योग का किस प्रकार से पूरी दुनिया में हुआ, आज हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आयुष की पढ़ाई होती है, उसके साथ एक जोड़ रहे। और सोचिए कि हमारे जो भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी का 1916 में जब बीएचयू का स्थापना किया था, तब उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है उसके साथ ही साथ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जोड़ करके उसको इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाया। 1916 वाज सच ए विजनरी। उस समय उन्होंने देखा कि ये दोनों सिस्टम, एक होलिस्टिक हेल्थ के बारे में, एक यूनिक हेल्थ के बारे में, दोनों को उन्होंने जोड़ दिया। आज वो दोबारा व्यवस्था फिर से वापस आने लगी। तो हमारा जो नॉलेज सिस्टम है, चाहे वो गणित के बारे में हो, चाहे वो विज्ञान के बारे में हो, चाहे वो हमारे अंतरिक्ष के बारे में हो, चाहे वो हमारे समुद्र के बारे में हो, हर एक जगह नॉलेज का अकूत भंडार भरा पड़ा हुआ है, केवल हमें देखने की बात है। मैं एक बार स्वामी रामदेव जी का जो पतंजलि विश्वविद्यालय, वहां के उनके जो एक रिसर्च सेंटर में गया और देख करके जब इतनी सारे जब उनके जो कलेक्शंस मैंने देखे, देख करके मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इतना सारा ज्ञान का भंडार यहाँ पड़ा हुआ है और ये सब जगह हो सकता है। आप एक बार शुरुआत तो करके देखिए, थोड़ा इसके बारे में बच्चों से पूछिए कि क्या आप अगर आप स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, तो इंजीनियरिंग के बारे में, इसके बारे में पहले क्या चीज हुआ करता है। ये मैं संकाय सदस्यों को उनके अंदर एक रिसर्च की, एक आपकी कुछ नई चीज को खोजने की आपने एक भावना तो लाइए। जब आप इस भावना को लाएंगे तो फिर आप निश्चित तौर पर बच्चे को समझे, वो तो बहुत इंक्विजिटिव है। एक बार उसको चस्का लगाने की बात है, एक बार चस्का लगाने की बात है, फिर आप देखिए कि उसका कोई अंत नहीं। फिर अपने आप ही वो अपने आप नई नई चीजें निकालना चालू करेगा और वो खोजी बच्चा होगा, इन्वेस्टिगेटिव बच्चा होगा। ये जो आज जो हमारे यहाँ है कि जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये अनुसंधान का जो आज हमारे देश में एक नया भाव निकल करता है, उस अनुसंधान के साथ वो बच्चा जुड़ेगा, उस इनोवेशन के साथ वो बच्चा जुड़ेगा और वो बच्चा आपको ये विकसित भारत के लिए आपको बनना है। विकसित भारत क्या विकसित भारत है? ऐसा भारत जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ऊंची अर्थव्यवस्था, और वो होने जा रही है। मैं उस व्यवस्था का अंग रहा हूँ। भारत सरकार में बड़े नजदीक से मैंने देखा, वो तो होने ही जा रहा है। हम करें न करें तो होना ही होना है। वो सारे के सारे इस प्रकार से सारे हमारे फंडामेंटल बन के इस तरह से चीजें बढ़ रही है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सोच सकते थे, यहाँ पे बात किया आपने जो 5 शहरों में मेट्रो के बारे में, 5 नहीं बल्कि आज पूरे देश में 29 शहरों में मेट्रो चल रही है। आज हमारे मेट्रो की टोटल लेंथ जो 900 किलोमीटर ज्यादा है, लगभग 1 करोड़ पैसेंजर्स पर डे मेट्रो लेकर के चल रही, लगभग 1 करोड़, 90 लाख ऊपर क्रॉस कर गया है। ये हमारी मेट्रो का यहाँ पे बढ़ा हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वृद्धि किया है, आप देखिए कि एक्सप्रेसवेज में दिन भर लग जाते हैं। अब आप सीधे एक्सप्रेस वे लीजिए और एक्सप्रेस वे के माध्यम से कुछ घंटे में आप पूर्वांचल पहुंच सकते हैं, कुछ घंटे में आप बुंदेलखंड पहुंच सकते हैं। वाटरवेज जो जल मार्ग है उसके बारे में, एयरवेज, इतने सारे हवाई अड्डे बन गए, इतनी सारी व्यवस्थाएं में परिवर्तन हुआ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये बहुत तेजी से, ऐसा नहीं कि हमें एक जगह जाकर के हम थम गए, कहीं रुकावट नहीं है, बहुत तेजी से। तो भी विकसित भारत तो तब होगा जब हर एक को वो ऐसे पर मिल जाए जिससे अपनी आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए वो सब कुछ कर सके। आप नए विश्वविद्यालय की बात करते हैं, मुझे हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ पे, पिछले 1.5 साल के भीतर 30 नए प्राइवेट विश्वविद्यालयों को, सरकारी तो अलग से दिया ही गया, सरकारी विश्वविद्यालय 6 अलग से सरकारी विश्वविद्यालयों को, 30 नए प्राइवेट विश्वविद्यालयों को स्वीकृति दी और जिसमें से 15 चालू हो गए। आपका भी उसमें एक है कि 15 नए विश्वविद्यालय चालू हो। एक विश्वविद्यालय बनने का मतलब है कि इतने सारे बच्चों के लिए, इतने सारे टीचर्स के लिए, इतना सारा अर्थव्यवस्था में इतना सारा विकास हो। तो हमारा नॉलेज सिस्टम में कितनी ज्यादा वृद्धि हो रही है। नए सिस्टम का जो सब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारा एथिकल डेवलपमेंट, जिसके लिए डिजिटल सिस्टम में जिस तेजी से विकास हुआ है। आज आप देखिए कि चाहे वो डीबीटी के माध्यम से कोई कार्य करना हो, चाहे आपको कोई भी चीज डिजिटल माध्यम से, सारे की सारी सुविधाएं आपको डिजिटल माध्यम से, मोस्टली, अभी भी मैं नहीं कहूँगा 100% हो गई। आवश्यकता ये कि कहीं भी किसी को कुछ भी प्राप्त करने के लिए सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं होती। जहां सरकार के पास, लोगों के पास आप जाते हैं,
तो फिर आपके लिए चैलेंज हो जाता है। वहां पे लेट मी गेट सम, यू गेट सम, आई गेट सम, यू लूज सम, आई लूज सम, समथिंग ऑफ दिस काइंड, ये सारे के सारे व्यवस्था बांटा होना चालू हो जाता है। जहां व्यवस्था अपने आप को ट्रांसपेरेंट हो जाती है, अकाउंटेबल हो जाती है डिजिटल सिस्टम के माध्यम से, जो बहुत तेजी से देश में हो रहा है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं। ये हमारी जो हमारा विकसित भारत है उसका संकल्प है। विकसित भारत का संकल्प ये है कि हम चाहे विज्ञान हो, चाहे प्रौद्योगिकी हो, उसमें दुनिया के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध हो, और जो हो रही है। आप खेल की सुविधाओं में कोई जमाना हुआ करता था जब हमको एक ब्रोंज के लिए, एक ब्रोंज में लोग पूरे इतनी हल्का मचाते थे। अभी आप देखिए 29 मेडल, जिसमें 7 गोल्ड मेडल पैरा ओलंपिक में लेकर हमारे खिलाड़ी लेकर के 7 गोल्ड मेडल, 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल, और उसके अलावा जो है 13 ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक हुआ, जिसमें 1 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल, और कुछ हमारे पास बहुत मार्जिनली छूट गए। मुझे लगता है कि अपनी गलतियां महसूस की होंगे, आने वाले ओलंपिक में हमारा नंबर इसके कम से कम 3 गुना बढ़ जाएगा। ये हमारा एस्पिरेशनल भारत है, ये हमारा विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ भारत है, ये हमारा आत्मनिर्भर भारत में मेट्रो का, जब मैं एज ए यूनियन अर्बन सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा था, आप अगर पता करो तो मेट्रो के बारे में आज इतनी सारी आत्मनिर्भर हो गए हम। आज हम नकल मेट्रो कोच हिंदुस्तान में बना रहे हैं, जो कि हम पहले विदेशों से, कोरिया से, जापान से, इटली से, दुनिया भर से हम कोच लाते थे। आज हम नकल बना रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए, इंटरनेशनल बिडिंग के माध्यम से केवल हिंदुस्तान के कोच ले रहे हैं, बल्कि हम यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, मैं खुद फ्लैग ऑफ किया हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए, जोहान्सबर्ग के लिए, ऐसे देशों के यहाँ से कोच बन करके जा रहे हैं। ये हमारा नया भारत है, ये हमारा होने वाला विकसित भारत है, और आप उस विकसित भारत के उस गोल्डन पीरियड के छात्र हो, और आप सभी इसके जो है आप देखोगे। हमें तो पता नहीं, मतलब अगले 25 साल तक, 23 साल तक कितने लोग रहेंगे, कितने लोग नहीं रहेंगे, लेकिन ये बच्चे तो सारे के सारे अपने प्राइम एज में होंगे, और जब आप प्राइम एज में होंगे तो आपको सोचना पड़ेगा, ये जब देश विकसित बन गया तो हमने उसके लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, हमने क्या किया था जिसमें से आज हमारा देश विकसित बना। और उसकी शुरुआत आपकी जो दीक्षारंभ है, वहां दीक्षारंभ से हो रही है। आप में अगर वो संस्कार, हमारे पंचप्रण के संस्कार आ गए, आप में संस्कार, अगर आपकी जो है एक ऐसी लालसा कि हम दुनिया का बेस्ट, जो जैसा कि यतिन गुप्ता जी कह रहे थे कि दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हम बनाएंगे, बिल्कुल संभव है। दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी हमारी नालंदा हुआ करती थी, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी हमारी जो तक्षशिला हुआ करती थी। मुझे दोनों जगह जाने का मौका मिला, तक्षशिला जो पाकिस्तान में और नालंदा जो यहाँ पे हिंदुस्तान में, ये दुनिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। कैसे होती थी? दुनिया भर के लोग शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आया करते थे। एक बार दोबारा भारत उसी तरफ आगे बढ़ रहा है, और आप एक बार मन में बनाओगे, आपने कहा कि हमारा जो A+ नेक हमारा रेटिंग हो गई, हमारी 86 NIRF रेटिंग हमारी हो गई है, हमारी एशिया में रेटिंग हमारी 200 समथिंग हमारी रेटिंग हो गई। अब आप इतने से खुश मत होइए, बल्कि आगे और बढ़िए। और आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है? पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए आपने हमारे चांसलर साहब को सुना, प्रो चांसलर साहब सुना, उन्होंने कहा हम सब कुछ देने को तैयार है। मैंने खुद जाकर के देखा हुआ ग्रेटर नोएडा यूनिवर्सिटी का, उसमें तमाम सारे जो आपका सारे जो किस प्रकार के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे उपलब्ध है। तो पहला जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब हमारे चांसलर, वाइस चांसलर देने को तैयार है। दूसरा फैकल्टी जिसमें जज्बा हो, जिसमें हमारी तमन्ना हो कि हमको दुनिया में बेस्ट यूनिवर्सिटी बनाना है। और तीसरा स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स। स्टूडेंट्स में भी जब तक वो इस प्रकार की भावना नहीं होगी हमें बेस्ट से बेस्ट बनाना, तो नहीं संभव, क्योंकि अल्टीमेटली वही है जो कि हमारे अल्टीमेट प्रोडक्ट है। फैक्ट्री से क्या निकलेगा, कैसा निकलेगा, वो स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट्स में भी इस प्रकार का चरित्र, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार का जज्बा बनाने की जरूरत है। और आप जो दीक्षारंभ 2024 के जितने 800 छात्र यहाँ पे हैं, आपके लिए एक और बड़ी चुनौती है। वो चुनौती है आप पायनियर हो। आप इस विश्वविद्यालय की नई संस्कृति को स्थापित करने जा रहे हैं। आप जैसा करोगे आने वाली पीढ़ियां, जैसे मैं IIT के बारे में पढ़ता था, जब मैं IIT में पढ़ा करता था 1978-23,
हम याद करते थे कि 1962 में जिस समय हमारा IIT स्टार्ट हुआ था, उस समय कौन हमारा डायरेक्टर था, कैसी हमारी फैकल्टी थी, कैसे स्टूडेंट्स और क्या किया करते थे। उन्होंने एक नई संस्कृति का बीजारोपण किया। आज आपके हाथ में वो बीज है, आप कैसे बीज डालने वाले हो, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो मैं समझता हूँ कि दीक्षारंभ 2024, ऐसे तो दीक्षारंभ आपका हर साल होगा, लेकिन ये 2024 का दीक्षारंभ सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि आप एक नई संस्कृति को पैदा करने जा रहे हैं। यहाँ जितने सारे टीचर्स हैं, आप सब एक नई संस्कृति को पैदा करने जा रहे हो। तो मैं यही चुनौती आपके हाथ में देता हूँ कि ऐसी संस्कृति बनाइए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा, जो उनका जो विजन है देश को 2047 में विकसित करने का, हमारा हर कोई उस कार्य में जुट जाए और उस कार्य को पूरा करने के लिए, देश दुनिया में हिंदुस्तान की मिसाल को ऊंची करने के लिए, देश दुनिया में हमारे तिरंगे के झंडे को ऊंचा करने के लिए पूरी तरीके से संलग्न हो जाए। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, केवल एक बार सोचने की बात है। एक में बहुत खूबसूरत एक अंग्रेजी में फ्रेज है, मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। जो सोचता है वो जीतता है, क्योंकि बहुत लोग पहले से बगैर सोचे ही हार जाते, सोचते हैं कि हमसे कहाँ संभव होगा। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम वो है ऋषियों की संतान है, जिन्होंने सोचा तो अंतरिक्ष को देख लिया, जिन्होंने सोचा तो इतनी बड़ी बड़ी कृतियां बना दी जो कि दुनिया की एक मिसाल है। हमारी इन जो चीजों के बारे में हजारों साल पहले जब लोग भटकते थे, जिनको कुछ नहीं था, हमारे लोग वेद पुराण और इतनी सारी चीजों का रचना कर रहे थे। तो हम उन ऋषियों की संतान है, हमारे अंदर वही खून बहते हैं, हमारे वही DNA है जो कि तमाम सारे हमारे ऋषि थे, चाहे ऋषि वशिष्ठ मुनि रहे हो, भारद्वाज मुनि रहे हो, विश्वामित्र मुनि रहे हो, कर्ण मुनि रहे हो, ऐसे ऋषियों की हम संतान है। तो आप एक बार मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन एक बार सोच लीजिए, फिर देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम उस रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो दीक्षारंभ 2024 के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक बार दोबारा जयंती जी को, यशवंत जी को और सुधीर जी को अपने तरफ से आज आप सबके बीच उपस्थित होने के लिए जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।